सामान्य ताप हास दर। ये महत्वपूर्ण शब्दावली है भाई, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखना आप यहाँ से। प्रसामान्य सामान्य ताप हास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, प्रसामान्य या सामान्य ताप हास दर कहते हैं, जिससे इसमें कमी आती है। अब देखिए आप, मैं एक नोट डाल के और आपके पास में एक शब्दावली लिख रहा हूँ, आप उसको देखिए। नोट डाल के लिख रहा हूँ मैं कि वह शब्दावली हमारे पास में किस प्रकार से काम कर रही है, क्या होता है। किंतु विशेष परिस्थितियों में सामान्य नियम के विपरीत, किंतु विशेष परिस्थितियों में सामान्य नियम के परंतु या किंतु विशेष परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में? किंतु विशेष परिस्थितियों में सामान्य नियम के उल्टा या सामान्य नियम के विपरीत, कभी कभी धरातल के निकट विपरीत, कभी कभी धरातल के, कभी कभी क्या? कभी कभी धरातल के निकट, कभी कभी धरातल के निकट, कभी कभी धरातल के क्या? समीप या धरातल के निकट, धरातल के निकट, अर्थात धरातल के निकट विशेष, आप तो डायरेक्ट लिखिए ना, निकट यानी कभी कभी, कभी कभी किसके निकट? कभी कभी धरातल के निकट, के निकट तापमान में ऊंचाई, तापमान में ऊंचाई के साथ गिरावट, ऊंचाई के साथ गिरावट के बजाय, यानी गिरावट के बजाय क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। गिरावट के बजाय वृद्धि अंकित की जाती है, के बजाय इस शब्द को मैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, जिससे आपको ध्यान रहे, के बजाय
वृद्धि अंकित क्या अंकित की जाती है। क्या की जाती है? वृद्धि अंकित की जाती है। क्या अंकित की जाती है? वृद्धि अंकित की जाती है। इसे तापमान का इसे इसे तापमान की व्यतिक्रमणता इसे तापमान की व्यतिक्रमणता इसे तापमान की व्यतिक्रमणता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तापमान की व्यतिक्रमणता कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, किंतु विशेष परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में? किंतु विशेष परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियां? मैं आपसे बात कर रहा हूं विशेष परिस्थितियों की। किंतु विशेष परिस्थितियों में किंतु विशेष परिस्थितियों में वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं? आप उनको देखिए। हम बात करते हैं किंतु विशेष परिस्थितियों में सामान्य के विपरीत कभी कभी धरातल के निकट, किंतु विशेष कौन सी परिस्थितियों में? किंतु विशेष परिस्थितियों में सामान्य नियम के विपरीत, सामान्य नियम एक छूट रहा है शब्द, मैं लिख रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं। सामान्य नियम के विपरीत कभी कभी धरातल के निकट, देखिए किंतु विशेष परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में? विशेष परिस्थितियों में। किंतु विशेष परिस्थितियों में सामान्य नियम के विपरीत, कौन से नियम के विपरीत? सामान्य नियम के विपरीत। कौन सा नियम काम कर रहा है? नॉर्मल लॉ। सामान्य नियम के विपरीत कभी कभी धरातल के निकट, यानी कभी कभी सौभमंडल, यानी धरातल के निकट का मंडल ही तो सौभमंडल है, उसी की तो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। किंतु विशेष परिस्थितियों में सामान्य नियम के विपरीत कभी कभी धरातल के निकट, यानी धरातल के पास में, सौभमंडल की सघनता धरातल के नजदीक ही तो हो पाई जाती है, के निकट तापमान में ऊंचाई के साथ गिरावट के बजाय, यानी हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं ना कि हम प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कितना डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा? यानी 6.5 डिग्री, यानी सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी। तो तापमान इस मंडल में गिरना, इसकी प्रमुख विशेषता भी हमने देखो नोट में लिखी होगी यहीं पर कि ये रहा, देखो कि तापमान ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट अर्थात कमी इस मंडल की सबसे प्रमुख विशेषता है। लेकिन कई बार इसके उल्टा हो जाता है, यहाँ पर गिरने के बजाय अचानक तापमान बढ़ जाता है
और बढ़ने को, अचानक बढ़ने को जो वृद्धि अंकित की जाती है, जो वृद्धि अंकित की जाती है उसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं, इसे तापमान की व्यतुक्रमणता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तापमान की हम क्या कहते हैं, यानी व्यतुक्रमणता। क्या कहते हैं? व्यतुक्रमणता कहते हैं, यानी इनरवेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी इनरवेशन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं हम, इनरवेशन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। अर्थात यह एक अपवाद है, लेकिन ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक अपवाद है। क्या है? यह एक क्या है? यह एक अपवाद है। क्या है? यह एक अपवाद है। ऐसा कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा जो हमारे को मिलता है ना, वो ऐसा बहुत कम, यानी कोई विशेष परिस्थितियों में ही देखने को मिलता है, वरना देखने को नहीं मिलता है। ठीक है जी। तो ये एक विशेष परिस्थितियों में ऐसा हमारे को दिखाई भी देता है। जो इनरवेशन है, टेम्परेचर का जो इनरवेशन है, वो बहुत कम परिस्थितियों में हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं वायुमंडलीय जलवाष्प एवं धूल कणों की उपस्थिति, इसी का इफेक्ट है। वायुमंडलीय जलवाष्प, वायुमंडलीय जलवाष्प एवं धूल कणों की, एवं धूल कणों की उपस्थिति। वायुमंडलीय जलवाष्प एवं धूल कणों की एवं धूल कणों की उपस्थिति। वायुमंडलीय जलवाष्प एवं धूल कणों की उपस्थिति सौभ मंडल में ही होने के कारण उपस्थिति सौभ मंडल में ही सौभ मंडल में ही होने के कारण वायुमंडलीय जलवाष्प एवं धूल कणों की उपस्थिति सौभ मंडल में ही होने के कारण, यानी ऐसा कौन से मंडल में होता है? ऐसा सौभ मंडल में होने के कारण बादलों का निर्माण, अर्थात मेघ निर्माण, बादलों का निर्माण एवं वर्षा का होना पाया जाता है। बादलों का निर्माण एवं वर्षा का होना पाया जाता है। बादलों का निर्माण एवं वर्षा का होना पाया जाता है। किसका? बादलों का निर्माण। देखो, वायुमंडलीय जलवाष्प, वायुमंडल में क्या होते हैं? जलवाष्प होते हैं। ठीक है ना। वायुमंडल में जलवाष्प होते हैं।
जब वायुमंडल में जलवाष्प होता है और जलवाष्प के साथ साथ क्या होते हैं, जलवाष्प के साथ साथ क्या होते हैं, धूल के कण। वायुमंडल में एक तो जलवाष्प होती है और इसी के साथ साथ एरोसोल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं। यानी वायुमंडल में जलवाष्प एवं धूल के कणों की उपस्थिति सौरमंडल में ही होने के कारण, यानी जलवाष्प की उपस्थिति और धूल कणों की जो उपस्थिति है, यानी एक तो जलवाष्प की उपस्थिति और जलवाष्प के साथ साथ धूल कणों की जो उपस्थिति है, वह उपस्थिति कहाँ पर है, सौरमंडल में ही होने के कारण, सौरमंडल में ही होने के कारण अर्थात बादलों का निर्माण एवं वर्षा का होना पाया जाता है। बादलों का निर्माण एवं वर्षा का होना पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं मुख्य रूप से कि सौरमंडल की जो प्रमुख विशेषता है, यदि उस प्रमुख विशेषता में हम शामिल करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प के साथ साथ एरोसोल धूल के कण होते हैं, ठीक है ना, धूल के कण होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण से यहाँ पर क्या बादलों का बनना और बादलों के बनने से वर्षा का होना सौरमंडल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। तो बादलों का बनना और वर्षा का होना सौरमंडल में पाया जाता है। अगला फैक्ट है कि सौरमंडल को हम कौन सा मंडल कहते हैं, सौरमंडल को हम संवहनीय मंडल भी कहते हैं। देखिए आप, सौरमंडल को, कौन से मंडल को, सौरमंडल को, कि सौरमंडल को कौन से मंडल की बात कर रहा हूं, सौरमंडल को हम कौन सा मंडल कहते हैं, सौरमंडल को हम संवहनीय मंडल भी कहते हैं। क्योंकि 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 संवहनीय धाराएं, क्योंकि संवहनीय धाराएं, क्योंकि संवहनीय धाराएं क्योंकि संवहनीय धाराएं सौरमंडल की बाहरी परत तक सीमित होती हैं, यानी बाहरी परत तक सीमित होती हैं, तक सीमित होती हैं। देखिए आप, सौरमंडल को संवहनीय मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहनीय धाराएं सौरमंडल की बाहरी परत तक सीमित होती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, यदि हम संवहनीय मंडल की बात करते हैं, यदि हमारे पास में संवहनीय मंडल आता है, तो हमने संवहनीय मंडल किसको कहा है कि धरातल के निकट सूर्य की किरणों के द्वारा, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ के आसपास का जो हवाएं हैं, उनका हल्की होना और हल्की होकर के ऊपर की ओर उठना, अर्थात संवहन, अर्थात सौरमंडल को संवहनीय मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहनीय धाराएं, क्योंकि हल्की होकर के ऊपर उठना, संवहनीय धाराएं सौरमंडल की बाहरी परत तक ही सीमित होती हैं।
जो सौरमंडल जो आपका ट्रोपोस्फियर है उसका जो आउटर लेयर है उसकी इसकी जो बाहरी परत है, इसी बाहरी परत तक ही क्या सीमित होती हैं, इसकी बाहरी परत तक ही क्या पाई जाती हैं, संवहनीय धाराएं सौरमंडल में पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सौरमंडल की जो बाहरी परत है, जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर में क्या चलती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं। और यह संवहनीय धाराएं चलने के कारण से इसकी कौन सी परत तक सीमित होती हैं, सौरमंडल की बाहरी परत तक ये संवहनीय धाराएं सीमित होती हैं। ठीक है ना, सीमित होती हैं। अगला फैक्ट है ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ, अगला फैक्ट है ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ, यानी किस में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ वायु वेग में वृद्धि होना भी, वायु वेग में वायु वेग में वृद्धि होना भी, वायु वेग में वृद्धि होना भी सौरमंडल, वायु वेग में वृद्धि होना भी सौरमंडल की विशेषता है कि क्या है, की विशेषता है। यानी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ वायु के वेग में, यानी वायु के जो वेग होता है, वायु की जो स्पीड होती है, विंड स्पीड होती है, हवा की जो स्पीड होती है, उसमें वृद्धि होना भी सौरमंडल की विशेषता है। ये भी सौरमंडल की कौन सी विशेषताओं में शामिल है, ये भी सौरमंडल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। इसको भी हम सौरमंडल की कौन सी विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं, सौरमंडल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल कर सकते हैं। देखिए ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ, जैसे ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ वायु के वेग में क्या होती है सौरमंडल में, यानी ऊंचाई में वृद्धि होने के साथ साथ सौरमंडल में वायु के वेग में वृद्धि होती है। और ये सौरमंडल की कौन सी विशेषताओं में शामिल है, ये सौरमंडल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। प्यारे छात्र और छात्राओं, हम बात करते हैं सौरमंडल की विशेषताएं पढ़ रहे हैं कि सौरमंडल की विशेषताएं हमारे पास में किस प्रकार से अंकित हैं, उनकी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। हम बात करें, मुख्य रूप से हम आपसे बात करते हैं ट्रोपोपोज की। यदि हम ट्रोपोपोज की बात करें तो हमारे पास में एक तो कौन सा मंडल आता है, एक तो कौन सा मंडल आता है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा कौन सा मंडल आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको अपन ओजोन मंडल भी कहते हैं। हम सेपरेट भी ओजोन मंडल को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप सेपरेट नहीं पढ़ोगे तो फिर आप मेसोस्फीयर पढ़ लोगे इसके स्थान पर, यानी आप स्ट्रेटोस्फीयर में किसको पढ़ लोगे, आप स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन मंडल को पढ़ लोगे, जिसमें ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है ना। 22 किलोमीटर पर सबसे अधिक सांद्रण ओजोन का पाया जाता है, अर्थात 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक ओजोन परत की सांद्रता पाई जाती है, या सर्वाधिक ओजोन पाई जाती है। तो मैं इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं ऊपर की ओर लेकर के चल रहा हूँ। इन्हीं विशेषताओं के साथ सौरमंडल की जो हमारी शेष विशेषताएं बच गई हैं, इन्हीं विशेषताओं को मैं ऊपर से, मैं आगे से मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
देखिए, जो शेष बची हुई विशेषताएं हैं सौरमंडल की, हम सौरमंडल की जो शेष बची हुई जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम आपके सामने आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपसे बात किसकी कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्रोपोपोज की। देखिए मेरे पास में शब्दावली आ रही है ट्रोपोपोज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इस शब्दावली की आपसे बात कर रहा हूँ, जो अपने पास में शब्दावली कौन सी आ रही है? अपने पास में शब्दावली आ रही है ट्रोपोपोज, ठीक है ना। ट्रोपोपोज की बात कर रहा हूँ मैं कि क्या होता है ट्रोपोपोज, ठीक है ना। देखिए आप, सौरमंडल एवं सौरमंडल एवं समताप मंडल, कौन सा मंडल? सौरमंडल एवं समताप मंडल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो हमारे पास में आ रहा है सौरमंडल, और इसी के साथ साथ हमारे पास में दूसरा कौन सा मंडल आ रहा है? समताप मंडल। सौरमंडल एवं समताप मंडल के मध्य ठीक है, के मध्य अर्थात सौरमंडल के शीर्ष पर किसके शीर्ष पर? अर्थात सौरमंडल के शीर्ष पर सौरमंडल के शीर्ष पर स्थित संक्रमण स्तर को स्थित संक्रमण स्तर को कौन सा स्तर है? संक्रमण स्तर है, ठीक है ना। किसके मध्य? सौरमंडल के मध्य और समताप मंडल के मध्य। जो इसे
समताप मंडल से अलग जो इसे समताप मंडल से अलग करता है शोभ सीमा मंडल शोभ सीमा मंडल या ट्रोपोपाज कहलाता है। या ट्रोपोपाज कहलाता है। देखिए आप, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रोपोपाज की। हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रोपोपाज की। देखिए, ट्रोपोपाज जो हमारे पास में शब्दावली आई है, यदि मैं शब्दावली की बात करूं कि शोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य, यानी ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के मध्य, किसके मध्य? ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के मध्य, अर्थात शोभ मंडल के शीर्ष पर, अर्थात जहां शोभ मंडल खत्म होगा वहीं तो समताप मंडल प्रारंभ होगा ना। तो मैं नीचे से ऊपर की ओर जाऊंगा तो शोभ मंडल का क्या हो गया? टॉप, अर्थात समताप मंडल का निचला परत हो गया। समताप मंडल की तो निचली परत और शोभ मंडल का टॉप हो गया, शीर्ष हो गया, पीक हो गया उसका। अर्थात शोभ मंडल के शीर्ष पर स्थित संक्रमण स्तर को शीर्ष पर स्थित एक संक्रमण स्तर है। क्या स्तर है? एक संक्रमण स्तर है। एक संक्रमण स्तर है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग स्वभाव की प्रति हो गई ना। एक तो परिवर्तन मंडल है और एक ऐसा मंडल है कि जिसमें तापमान ही समान रहता है, इक्विलिटी रहती है टेम्परेचर की। इसका मतलब दोनों के मध्य कौन सा काम कर रहा है? अर्थात शोभ मंडल के शीर्ष पर स्थित संक्रमण स्तर को शोभ मंडल के शीर्ष पर स्थित संक्रमण स्तर को, जो इसे समताप मंडल से अलग करता है, शोभ सीमा या ट्रोपोपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? शोभ। देखो दोबारा समझिए आप, मैं कॉन्सेप्ट फिर आपका क्लियर कर रहा हूं कि हम नीचे से चलेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो सबसे नीचे शोभ मंडल आएगा, ट्रोपोस्फीयर आएगा, उसके ऊपर चलेंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, यानी क्या आएगा? समताप मंडल आएगा। लेकिन जहां पर शोभ मंडल की सीमा खत्म हो गई तो शोभ मंडल का शीर्ष का भाग हो गया ना। जहां शोभ मंडल की सीमा खत्म हो रही है
तो जहां आपने शोभ मंडल की सीमा को खत्म कर दिया तो वहां नई प्रत भी तो प्रारंभ होगी ना। तो नई प्रत के रूप में हमारी प्रारंभ कौन सी हो रही है, हमारी स्ट्रेटोस्फीयर हो रही है ना, समताप मंडल। तो शोभ मंडल के तो शीर्ष पर और समताप मंडल के निचले भाग पर, इन दोनों के मध्य एक संकीर्ण मंडल पाया जाता है जिसकी मोटाई लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास में होती है। अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से इसी ट्रोपोपोज को, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शोभ सीमा या ट्रोपोपोज कहते हैं, या शोभ सीमा यानी शोभ सीमा मंडल या ट्रोपोपोज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, या ट्रोपोपोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं कि ट्रोपोपोज क्या, कि ट्रोपोपोज मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, इसी के बारे में। देखिए मैं नोट डाल के बात कर रहा हूं कि ट्रोपोपोज यानी हम बात किसी कर रहे हैं, ट्रोपोपोज एक सक्रिय एवं ट्रोपोपोज एक सक्रिय एवं असमान मोटाई देखिए ट्रोपोपोज क्या, ट्रोपोपोज एक सक्रिय एवं असमान मोटाई वाली क्या है, परत है, जो सभी प्रकार के मेघों जो सभी प्रकार के मेघों क्या, यानी जो सभी प्रकार के मेघों यानी बादल, जो सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाह्य सीमा, सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाह्य सीमा तथा तूफानों की बाह्य सीमा निर्धारित करती है, तथा जो सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाह्य सीमा क्या करती है, यानी निर्धारित करती है, यानी सभी प्रकार के संवहन धाराओं का सभी प्रकार के संवहन धाराओं, सभी प्रकार के संवहन धाराओं का अंत
हो जाता है। सभी प्रकार के संवहन धाराओं का क्या हो जाता है? सभी प्रकार के संवहन धाराओं का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? सभी प्रकार के जो संवहन धाराएं हैं उनका अंत हो जाता है। कौन से मंडल में? ट्रोपोपाज में। यानी जो ट्रोपोपाज है उसमें क्या हो जाता है? सभी संवहन धाराओं का अंत हो जाता है। ट्रोपोपाज एक संकीर्ण एवं असमान मोटाई वाली परत है। यदि मैं ट्रोपोपाज की बात करूं तो ट्रोपोपाज हम किसको कह रहे हैं? हम ट्रोपोपाज की यदि आपसे बात करना चाह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने आपको ये कहा है कि ट्रोपोपाज वह परत होती है जो शोभ मंडल की तो ऊपरी सीमा पर, शोभ मंडल की कौन सी सीमा पर? शोभ मंडल की तो ऊपरी सीमा जहाँ खत्म हो गई, और समता मंडल जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि ट्रोपोपाज एक संकीर्ण एवं असमान मोटाई वाली परत है। यानी एक संकीर्ण है, यानी कम चौड़ी है, जिसकी मोटाई असमान है, अलग अलग है, लेकिन है संकीर्ण, मोटाई कम है, लेकिन जो कम मोटाई है वो भी अलग अलग है, कहीं पर और भी कम है, कहीं पर थोड़ी उससे ज़्यादा है, तो असमान है, जो सभी प्रकार के मेघों तथा तूफानों की बाह्य सीमा निर्धारित करती है। जो सभी प्रकार के बादल होते हैं वो सभी प्रकार के बादल तथा तूफानों की जो बाह्य सीमा होती है, जो आउटर लेयर होती है, वह उन सीमा का निर्धारण करने का जो काम किया जाता है वो ट्रोपोपोज के द्वारा किया जाता है। सभी प्रकार के संवहन धाराओं का यहाँ पर क्या हो जाता है? अभी तो हम पढ़ रहे थे ना कि यहाँ पर सभी प्रकार की जो संवहनीय धाराएं होती हैं, उन संवहनीय धाराओं का यहाँ पर क्या हो जाता है? यानी यहाँ पर अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अब देखिए एक हम मुख्य रूप से एक शब्दावली का और आपसे प्रयोग कर रहे हैं यहीं पर। यदि मैं इसी जगह की यदि मैं एक शब्दावली की आपसे बात करूं तो एक महत्वपूर्ण शब्दावली मेरे पास में निकल के आ रही है, वह है शब्दावली सर्वप्रथम ट्रोपोपाज, सर्वप्रथम ट्रोपोपाज शब्दावली का प्रयोग। सर्वप्रथम ट्रोपोपाज शब्दावली का प्रयोग नेपियर शॉ के द्वारा किया गया था। देखिए, यानी सर्वप्रथम ट्रोपोपाज शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? नेपियर शॉ के द्वारा किया गया था। नेपियर शॉ नाम के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, उन अंतरिक्ष वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था। कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया था? सबसे पहले सर्वप्रथम ट्रोपोपाज जो शब्दावली है, इस शब्दावली का यदि प्रयोग किया गया था तो वह प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे? नेपियर शॉ थे। नेपियर शॉ के द्वारा ट्रोपोपोज नाम की शब्दावली का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। अगला फैक्ट है ट्रोपोपाज के लिए, क्योंकि ये शोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, इसी कारण से हम इसी में ही उसका जिक्र कर रहे हैं। वास्तव में
ट्रोपोपाज, वास्तव में ट्रोपोपाज रेखिक न होकर, वास्तव में ट्रोपोपाज रेखिक न होकर मंडलीय है। रेखिक न होकर रेखिक न होकर क्या है, यानी मंडलीय होता है, मंडलीय मंडलीय होता है, अर्थात ट्रोपोपाज की मोटाई ट्रोपोपाज की जो मोटाई वो 1.5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर। डेढ़ किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर है। यानी हम ट्रोपोपाज की मोटाई की बात करें तो ट्रोपोपाज की जो मोटाई है ना, वह कितनी आ रही है हमारे पास में? की मोटाई की मोटाई की मोटाई 1.5 किलोमीटर है। देखिए, वास्तव में ट्रोपोपाज रेखिक नहीं है, लाइनर नहीं है, जोनल है, एक मंडल के रूप में एक मंडल है, जिसकी मोटाई कितनी है? जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है। कितनी मोटाई है? 1.5 किलोमीटर है। किसकी मोटाई की बात कर रहा हूं मैं? आपसे ट्रोपोपाज की मोटाई की बात कर रहा हूं। किसकी मोटाई की बात कर रहा हूं मैं? आपसे जो बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, मैं शोभ मंडल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपसे शोभ मंडल में जो स्थित जो शोभ सीमा है, शोभ मंडल में स्थित जो शोभ सीमा है ट्रोपोपाज है, मैं इसकी मोटाई की बात कर रहा हूं कि इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है। ठीक है साहब, है। अर्थात हम बात करें कि ये क्या नहीं है, एक ये लाइनर नहीं है, तो क्या है? ये जोन के रूप में है। ये जोन के रूप में है, जोन के रूप में, यानी एक मंडल के रूप में है। किसके रूप में है? एक मंडल के रूप में पाई जाती है। क्या? ट्रोपोपाज। इसकी मुख्य विशेषता है भाई, क्या है इसकी मुख्य विशेषता है? अब देखिए, हम मुख्य रूप से बात करें कि जो शोभ मंडल है ना, इसको हम मोटे तौर पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। शोभ मंडल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में। किसको? शोभ मंडल को। कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? 2 भागों में। एक निचली परत जिसको फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं। कौन सी लेयर कहते हैं?
फ्रिक्शन लेयर कहते हैं। यानी हमारे पास में पहला आता है निचली परत कह सकते हो आप या घर्षण मंडल, दोनों एक ही बात है। निचली परत, ठीक है, निचली परत, इसी को ही हम कौन सा मंडल कह सकते हैं? घर्षण मंडल। इसी को हम कौन सा मंडल कह सकते हैं? घर्षण मंडल। और ये जो घर्षण मंडल हमारे पास में आया, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन मंडल। यानी इसी को हम कौन सा लेयर कहते हैं? इसी को हम फ्रिक्शन लेयर कहते हैं। यही हमारे पास में क्या कहलाता है? फ्रिक्शन लेयर कहलाता है। कौन सा लेयर कहलाता है? फ्रिक्शन लेयर। निचली परत भी कहते हैं, यानी शोभ मंडल को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो निचली परत, जिसको हम घर्षण मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस मंडल के नाम से जानते हैं? जिसको हम घर्षण मंडल के नाम से भी जानते हैं। और इसी लेयर को हम कौन सा लेयर कहते हैं? इसी लेयर को हम फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं, फ्रिक्शन लेयर। ठीक है, इसमें घर्षण होता है। इस कारण से देखिए, इसके बारे में मैं बात करूं, इसकी घर्षण मंडल की ऊंचाई धरातलीय सतह से 1 से 3 किलोमीटर, एक से 3 किलोमीटर होती है। हवाओं की गति एवं दिशा में, हवाओं की गति एवं दिशा में अधिकतम घर्षण एवं रुकावट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? घर्षण एवं रुकावट उत्पन्न होती है। इसलिए इस परत को इस परत को घर्षण परत, इसलिए इस परत को घर्षण परत
कौन सी प्रत? घर्षण प्रत क्या करते हैं? कहते हैं। इसलिए इस प्रत को कौन सी प्रत कहते हैं? इसलिए इस प्रत को हम कौन सी प्रत के नाम से जानते हैं? घर्षण प्रत के नाम से जानते हैं। किस प्रत के नाम से जानते हैं? घर्षण प्रत के नाम से जानते हैं। एक फैक्ट को लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं, अपन एक्सप्लेन करते हैं। घर्षण प्रत या निचली प्रत, निचली या घर्षण परत में तापीय निचली या घर्षण परत में तापीय प्रतिलोमन की क्रिया भी तापीय प्रतिलोमन की क्रिया भी सर्वाधिक सक्रिय रहती है। क्या रहती है? सर्वाधिक भी सर्वाधिक सक्रिय रहती है। अब देखिए आप, सर्वाधिक सक्रिय रहती है, यानी ये हमारे पास में सर्वाधिक सक्रिय रहती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कौन सी हवा? जब गर्म हवा अपेक्षाकृत गर्म हवा अपेक्षाकृत जब गर्म हवा अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है, ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। देखिए आप, हम बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं आपसे? हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आया है निचली परत, यानी जिसको फ्रैक्शन लेयर भी हम कह रहे हैं। कौन सा लेयर कह रहे हैं? हम इसी परत को फ्रैक्शन लेयर के नाम से भी जान रहे हैं। अर्थात यही परत कौन सी परत कहला रही है? इसी परत को ही हमने कौन सी परत कहा है? अपने निचली परत का भी